दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद न्यूज के लिए। बुरा मत मानिएगा अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कुछ अपशब्द बोल जाऊं, बुरा मत मानिएगा अगर बीजेपी सरकार के लिए कुछ अपशब्द बोल जाऊं। भक्तों को तो बहुत बुरा लगेगा, भक्तों को बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि जब सोनम वांगचुक जैसी हस्ती की बेइज्जती कर सकते हैं, उसे ट्रोलर बता सकते हैं, सोयरस का एजेंडा बता सकते हैं सोनम वांगचुक को, जिसके ऊपर एक आमिर खान फिल्म बना सकते हैं, जो लद्दाख के बारे में बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी इंसल्ट उस आदमी की जाती है जो है चीन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, जो चीन के खिलाफ प्रोटेस्ट करके प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जवाब दो, चीन की सेनाएं लद्दाख में कैसे घुस आई, चीन की सेनाएं कैसे पूर्वोत्तर में घुस आई। जब ये जवाब मांगता है कोई व्यक्ति और एक आदमी पढ़ा लिखा बैठा हुआ होता है सोनम वांगचुक जैसा, तब भक्तों को मिर्चे भैया क्यों लगती हैं? क्या परेशानी होती है? ज्यादा परेशानी होती है क्या? तुम्हारे बाप दादा ने दिखाया पर्यावरण, पढ़े हो क्या? पर्यावरण क्या होता है पढ़े हो? प्रधानमंत्री तुम्हारा मोदी पढ़ा है पर्यावरण? अमित शाह पढ़ा है पर्यावरण के माने क्या होते हैं? कोई नहीं पढ़ा। लेकिन सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को तो मतलब देशद्रोही बोला जा रहा है। उस व्यक्ति को जिसको सम्मान दिया था डेनमार्क ने 1996 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। और हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी मोदी जी का बाप था। मेरे मुंह से कड़वे शब्द आज निकलेंगे, क्योंकि सोनम वांगचुक का अपमान मैं एक भारतीय होने के नाते सहन नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी हिंदुस्तानी है। वांगचुक, सोनम वांगचुक एक सम्माननीय व्यक्ति जो बैठा हुआ है लद्दाख में, जिसको मीडिया ने भी ठुकरा दिया, किसी ने उसके बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि सब गुलाम बने हुए हैं उस व्यक्ति के जिसने देश को बेच दिया। आज पता नहीं क्यों इतना खुल के बोल रहा हूं, क्या मेरे अंदर से आवाजें आ रही हैं, क्यों वाइब्स आ रही हैं कि बोलना चाहिए। अगर भगत सिंह नहीं बोलता तो ये देश आज भी गुलाम होता, गांधी नहीं बोलता तो ये देश आज भी गुलाम होता। मुझ जैसे आम नागरिक को तो कम से कम आवाज उठानी चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और आप सब भी उठाइए। जिस तरह से सोनम वांगचुक को ट्रोलर कहा जा रहा है, गद्दार बोला जा रहा है, क्या ये देश को मंजूर होगा सोनम वांगचुक के खिलाफ? सोनम वांगचुक का कहना क्या है? सोनम वांगचुक का जो वीडियो है वो जरा देख लीजिए दोस्तों, क्या बोल रहे हैं सोनम वांगचुक। 1996 में एक अवार्ड उनको डेनमार्क सरकार के द्वारा दिया जाता है, और डेनमार्क सरकार का जो प्राइज मनी होता है वो इसलिए होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं एक दिन अपना काम छोड़ करके, कोई सफाई करता है, कोई होटल में जाता है, कोई चाय बेचता है या सर्विस करता है, रोड साफ करता है या कुछ करता है, वहाँ एक कानून बनाया गया है, चाहे वो अमीर का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा हो, उसको वो काम करने पड़ेंगे। सोनम वांगचुक का वीडियो देखने के बाद अगर आपकी आत्मा आप पर झल्लाती नहीं है, अगर आपकी आत्मा आपसे सवाल नहीं पूछती है, तो मोदी भक्तों तुम नकली देशभक्त हो। सुनिए सोनम वांगचुक। लोगों को बता रहा था कि सोशल मीडिया पर किस तरह ट्रोल्स हमारे संस्था का यूरोप के डेन चर्चेज से 25 साल पहले लिया गया फंड्स एक देशद्रोही काम की तरह दिखा रहे हैं, जबकि वो था एक गौरव की बात लद्दाख के लिए भी और भारत के लिए भी। इसके बारे में आज बताता हूं। यूरोप में और खासकर डेनमार्क देश में, जो कि छोटा सा देश है, एक बहुत ही अच्छी प्रथा है। इस प्रथा का नाम है ऑपरेशन डे वर्क, और इस दिन पूरे डेनमार्क के सारे विद्यार्थी बाहर जाते हैं स्कूलों से और काम करते हैं। फिर काम चाहे गाड़ियां साफ करने का हो, रेस्टोरेंट में चाय देने का हो, या फिर म्यूजिक बजाकर लोगों का दिल बहलाने का हो, जिसके लिए लोग तैयार रहते हैं और उन्हें एक दिन का भाड़ा या वेज देते हैं। और ये जब जमा होता है पूरे डेनमार्क के सारे विद्यार्थियों का, तो ये बन जाता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स। और फिर इस पैसे को वो दुनिया के सबसे बेहतरीन किसी भी परियोजना के लिए पुरस्कार की तरह देते हैं। साल 1996 में ये जो रकम थी वो $1 मिलियन था, और इसको उन्होंने जब पुरस्कार के रूप में देना चाहा तो दुनिया के बहुत से प्रोजेक्ट्स में जिस प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा वोट मिले वो था भारत के लद्दाख का ऑपरेशन न्यू होप।
इस परियोजना के अंतर्गत सरकार के साथ मिलकर हमारी संस्था ने चलाया एक बहुत बड़ा मुहिम जिसे कहा गया ऑपरेशन न्यू होप, और इसमें सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव लाया गया सरकार के साथ मिलकर। जैसे सारे शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई और सारे गांव के लोगों को गांव-गांव में विलेज एजुकेशन कमिटीज बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, और इसके लिए सारे युवा गांव-गांव में कैंपेन पर गए कि लोग सरकारी विद्यालयों को भी अपनाएं, और फिर गांव के लोगों ने जो टूटे फूटे स्कूल थे उनका मरम्मत किया, शिक्षकों के लिए सुविधाएं जुटाई, और दूसरी तरफ लद्दाख के परिवेश में कॉन्टेक्सचुअल टेक्स्ट बुक्स बनाए गए सरकार के साथ मिलके। और इन सब कामों का परिणाम ये हुआ कि उस समय लद्दाख में 10वीं की परीक्षाओं में केवल 5% बच्चे पास होते थे और 95% फेल। इसके बाद धीरे धीरे ये प्रतिशत बढ़ता 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 75% पास तक पहुंचा, और ये कमाल था ऑपरेशन न्यू होप, जो कि इन बच्चों ने पैसे इकट्ठा किए थे। अब क्योंकि ये स्कूल के बच्चे हैं तो ये पैसे जमा तो कर सकते हैं, मगर उसका संचालन संभालना उन्हें नहीं आता है, तो ये फिर किसी बड़ों की संस्था को चुनते हैं जिसके जरिए ये फंड एक अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट को दिया जाए। उस साल उन्होंने चुना डैन चर्चेट संस्था को, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है, एनजीओ है डेनमार्क की। तो उनके जरिए आया, मगर ये फंड डैन चर्चेट का नहीं, ये डेनमार्क के सारे बच्चों का मेहनत की कमाई थी, जो कि एक पुरस्कार के रूप में लद्दाख को मिला। तो ये थी कहानी कैसे लद्दाख को डैन चर्चेट की फंडिंग मिली ऑपरेशन डे वर्क के द्वारा। मेरे ख्याल से तो ऐसे परियोजना को एक पुरस्कार मिलनी चाहिए, न कि तिरस्कार, जो कि सोशल मीडिया पर ट्रोल द्वारा हमें दी जा रही है देशद्रोही की उपाधि के साथ। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे जूले। सोनम वांगचुक लद्दाख में बैठा हुआ वो देश का नागरिक जो चीन के खिलाफ आवाज उठा रहा है, चीन की सीमाओं पर सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहा है। लेकिन ये हमारा नाकाम मीडिया कर क्या रहा है? ये इलेक्शन की बात ना समझिएगा, ये देश की सीमाओं की बात समझिएगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते हैं, अक्साई चीन, पाकिस्तान, मतलब ज्यादा हो जाता है ना सुन सुन के प्रधानमंत्री मोदी को। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से कुछ आशाएं नहीं मिलती, निराशाएं मिलती हैं। यहां वो येदियुरप्पा के एक बेटे को टिकट देते हैं, पोते को, प्रज्वल रेवन्ना नाम होता है उसका। प्रज्वल रेवन्ना के हजारों अश्लील वीडियो सामने आ गए और वो हजारों महिलाओं का शील हरण कर चुका है। ऐसे लोगों के साथ तो इनका नाता है। ये ट्वीट कांग्रेस का ही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है। और एक और हैं, नाचते रहते नचनिया, मनोज, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, उनके बारे में तो कल बात करेंगे। लेकिन यह इंपॉर्टेंट बात और होने वाली है कि जो 2 भाषण सबसे ज्यादा वायरल हो रहे हैं वो हो रहे हैं अखिलेश यादव के। ये खाकी वर्दी वाले भी कभी कभी गुस्सा दिखाते हैं। अगर फौज की 4 साल नौकरी की है बीजेपी ने, तो सरकार बन गई बीजेपी की, तो इन खाकी वालों की भी 3 साल नौकरी हो जाएगी और 3 साल बाद ये हमारे और आपके साथ यही खेत घूम रहे होंगे। कभी कभी ये पूछते हैं, जब से हम कह रहे हैं तब से ये पूछ रहे हैं कि कैसे हो सकती है 3 साल की नौकरी। मैंने कहा बताओ, किसी को पता था कि अग्निवीर नौकरी हो जाएगी 4 साल की? किसी को पता था कि नोटबंदी हो जाएगी? किसी को पता था कि जीएसटी लागू कर करके ये उद्योगपतियों के लिए और व्यापारियों से पैसा वसूल लेंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड से बताओ, चंदा वसूल लिया कि नहीं वसूल लिया? और जब से जनता जान गई है इलेक्टोरल बॉन्ड की, इन बीजेपी वालों का बैंड बज गया है। अखिलेश यादव अपनी वीडियो में बोलते हैं, भैया जिस तरह से 4 साल की नौकरी अग्निवीर की हो गई, पुलिस वालों की नौकरी भी 3 साल की हो सकती है। कोई भी इसमें शक नहीं है।
जो अखिलेश दावा कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं कि पुलिस वालों की नौकरी भी हो जाएगी 3 साल, क्योंकि मोदी सरकार के ऊपर ज्यादा लोड नहीं लेना चाहते। सरकारी खजाने से देश के लोगों को तनख्वाह देना, सरकारी तनख्वाह देना, फंड देना, उसकी पेंशन देना, ये मोदी जी को मंजूर नहीं है, इसीलिए सेना की नौकरी खत्म की है। आपको पता होगा कि बीएसएनएल, सेना और रेलवे, ये 3 प्लेटफॉर्म ऐसे थे जो देश के युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगार देते थे। भाई साहब ने सबसे पहले यही खत्म कर दिए। वो मुसलमान को नौकरी नहीं मिलती थी, उसमें हिंदुओं को नौकरी मिलती थी, अल्पसंख्यकों को, दलितों को, और मतलब सारे वर्गों को नौकरी मिलती थी उसमें। मैं किसी एक वर्ग का नाम नहीं लेना चाहूंगा दोस्तों, लेकिन मोदी जी ने तो ठप्पा लगा दिया अदानी पे, ठप्पा लगा दिया अंबानी पे। आज जब उठता होगा तो बड़ा खुश होता होगा कि यार बीएसएनएल के टावरों से मैं रोजाना इतने 1000 करोड़ रुपए रोजाना सुबह कमा लेता हूं। कि बीएसएनएल के दर रेट, कॉल रेट भी बजट में तय किए जाते थे कि इससे ज्यादा आप जो है भारत की जनता से पैसे नहीं ले सकते। तो टायर खरीदा भैया एक 7000 रुपए का, 28% जीएसटी देके आया, खाने पे 14% जीएसटी। मजा आ रहा है देशभक्ति का, वाकई में सच, हिंदू होने के नाते बड़ा मजा आ रहा है। मजा इसलिए आ रहा है कि CGST मतलब सेंट्रल जीएसटी, SGST मतलब बराबर बराबर। प्रावधान ये हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी लागू करेगी और स्टेट गवर्नमेंट को देगी, लेकिन यहां तो दोनों टैक्स अलग अलग कर दिए गए हैं। मुसलमान थोड़ी हैं टैक्स देने वाले ज्यादा, उनके पास कारें थोड़ी हैं। हिंदुओं के पास ज्यादा कार हैं, ज्यादा प्रॉपर्टी है, ज्यादा सब है। तुम तो मंगलसूत्र के पीछे बोल रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, तुम एक आरोप लगा रहे थे कांग्रेस पे कि मंगलसूत्र छीन लेगी, विधवा कर देंगे लोगों को, या आपका इरादा है मंगलसूत्र छीनने का? आपने तो पता नहीं कितने मंगलसूत्र छीन लिए प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन कोई मीडिया, कोई भी पत्रकार आपसे सवाल नहीं